हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा लिए जा रहे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। हम अभी तक लगभग 12-13 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। उन सभी वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। आज हम अगली श्रृंखला का अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? कौन सी बेतवा? केन बेतवा लिंक परियोजना। तो हम सभी केन बेतवा की अगर बात करें तो केन बेतवा, पहले तो नदियों को ही हम समझ लें कि केन बेतवा नदी कौन सी है। तो ये दोनों की दोनों नदियां बुंदेलखंड क्षेत्र से बहती हैं। कहाँ से बहती है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड आप सभी जान पा रहे होंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र। और बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। कौन सी? बेतवा नदी। तो इन सभी नदियों को हमने आपको पिछले वीडियो में भी कवर किया है। तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा, और बुंदेलखंड में ही केन और बेतवा दोनों नदियां प्रवाहित होती है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने की योजना जो हम लोग लिंक परियोजना के नाम से भी जानते हैं, 2005 में प्रारंभ की गई। कब की गई? 2005। तो राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ये भारत की सबसे पहली लिंक परियोजना थी, भारत की सबसे पहली लिंक परियोजना। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, हमारे देश में सबसे पहली लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना ही थी जो 2005 में प्रारंभ की गई। और इसके तहत इन दोनों नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाना था और सबसे ज्यादा फायदा इससे मिलना था बुंदेलखंड क्षेत्र को। किसको? बुंदेलखंड क्षेत्र को। लेकिन आज तक पूरी नहीं की जा चुकी है। आज भी ये लिंक परियोजना पूरी कवर नहीं हो पाई है, बशर्ते मामा जी के ड्यूरेशन में ही ये सब कुछ हो रहा है। बुंदेलखंड पर मामा जी का ध्यान नहीं है, बाकी इस ड्यूरेशन से मामा जी की ही सरकार है। किसकी सरकार है? मामा जी की। तो बुंदेलखंड आज भी प्राकृतिक दृष्टि से भी आधा अधूरा और कृत्रिम मीन्स सिंचाई के साधनों से भी आधा अधूरा है। बुंदेलखंड क्षेत्र को सबसे ज्यादा सिंचाई के क्षेत्र में फायदा मिलता केन बेतवा लिंक परियोजना से, जो अभी भी पूरी नहीं की जा सकी है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं 2030-35 तक तो हो ही जाएगी। कब तक हो जाएगी? 2030 तक। और नहीं हुई तो फिर समझ लीजिएगा 35 तक हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? 35 तक। बाकी सरकारों का काम है। तो लिंक परियोजना से ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसका प्रारंभ 2005 से किया गया, आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आप समझते हैं इसको? तो केन नदी की अगर हम बात कर लें, केन नदी का उद्गम कटनी के कटंगी तहसील से होता है। कहाँ से? कटनी के कटंगी तहसील। और कटंगी तहसील किसके तहत आती है? तो विंध्याचल के तहत। कौन सी पर्वत श्रृंखला अगर कोई पूछ लिया जाए तो विंध्याचल। और बेतवा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से होता है, रायसेन के कुमरा गांव से। ये भी विंध्याचल के तहत ही आता है। किसके तहत? विंध्याचल। तो विंध्याचल श्रृंखला से निकलने वाली दोनों नदियां केन कटनी के कटंगी और रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी, जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके किनारे स्थित शहर की अगर हम बात करें तो सांची शहर इसी के किनारे है। सांची के बाद अगर हम बात कर लें तो ओरछा इसी के किनारे है, विदिशा भी इसी के किनारे मौजूद है। तो ये कुछ शहर भी कभी कभी पूछ लिए गए हैं। और बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना और केन नदी पर ग्रेटर गंगऊ परियोजना मौजूद है। केन पर कौन सी है? ग्रेटर गंगऊ। तो आपको ये सारे पॉइंट कवर कर लेना है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, इसका जो आंसर 2005। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, वो किन किन राज्यों की सम्मिलित है?
हमको ये बताना है सबसे पहले तो ये रानी लक्ष्मीबाई है किस नदी पर, तो ये पूछ लिया गया है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि है किस नदी पर, तो बेतवा पर है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। और है कहाँ मौजूद, तो एमपी और यूपी की सम्मिलित है, एमपी एंड यूपी की सम्मिलित। इसकी राइट आंसर क्या होगा हमारा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजनाएं कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई। और एमपी में ये टीकमगढ़ और ललितपुर के बीच में मौजूद है। टीकमगढ़ ललितपुर आप सभी जान पा रहे हैं, तो एमपी यूपी की सम्मिलित परियोजनाएं। इसी परियोजना को हम सभी जानते हैं राजघाट बांध के नाम से। किसके नाम से? राजघाट परियोजना के नाम से, या राजघाट बांध के नाम से किसको जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को ही जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना से करेक्ट आंसर होगा हमारा एमपी और यूपी की दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजनाएं। हमको भी पानी मिलेगा और यूपी को भी पानी मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, गोपी कृष्णा बांध कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो गोपी कृष्णा है कहाँ स्थित, ये भी बात करेंगे। नदी कौन सी है? तो चौपन नदी है। कौन सी नदी पर है? चौपन नदी पर स्थित है गोपी कृष्णा बांध। अब गोपी कृष्णा बांध जो है वो गुना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुना। तो गुना इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। चौपन नदी को भी आपको कवर करना है कि चौपन नदी गोपी कृष्णा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी नदी पर गुना जिले में, अगर गुना से ही हम बात करें तो गुना और अशोकनगर के बीच से, गुना और अशोकनगर के बीच से सिंध नदी भी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सिंध नदी प्रवाहित होती है। दोनों जिलों की बाउंड्रियां शेयर करती है सिंध नदी। अगर सीधी ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो सीधी में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी कभी कभी पूछ भी लिया गया है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का निक नेम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। किसके नाम से जानते हैं? डुबरी के नाम से संजय गांधी को जाना जाता है। अगर सीधी से ही हम लोग और बात करें तो यहाँ पर सोने के भंडार पाए गए हैं। सोने के भंडार, गोल्ड समझ लीजिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोने के भंडार सीधी में पाए गए हैं। लेकिन आज भी अभी उत्खनन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य मिले हैं सीधी से। और सीधी से ही एक जिला बना था, सीधी से बना था सिंगरौली। कौन सा बना था? सीधी से सिंगरौली। तो आपको ये पॉइंट कुछ कवर कर लेने हैं। सीधी से कौन सा बना था? सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, जिसे ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधी से ये 2-3 पॉइंट आपको कवर करने। डिंडोरी की अगर हम लोग बात कर लें तो डिंडोरी से जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो एमपी का सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और एमपी का सबसे छोटा 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? डिंडोरी में। और डिंडोरी में भी कहाँ? शाहपुरा तहसील। कौन सी तहसील? शाहपुरा तहसील में स्थित है। तो आपको ये डिंडोरी से कुछ पॉइंट कवर कर लेनी है। ये मध्य प्रदेश पीएससी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसी को हम फॉसिल के नाम से जानते हैं और इसी को घुघुबा के नाम से भी जानते हैं। फॉसिल यही है और घुघुबा ये कौन सा है? घुघुबा। घुघुबा के नाम से भी इसी को ही जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट कई ना कई बार पूछे गए हैं, बशर्ते आपको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो डिंडोरी से ध्यान रखिएगा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो एमपी का सबसे छोटा है। कटनी की अगर हम सभी बात करें तो कटनी में, कटनी आपको कवर करना है। कटनी चूना नगरी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? चूना नगरी कौन सी है? कटनी ही है। और दूसरा, कटनी से सबसे पहले 1908 में यहाँ से बॉक्साइट का उत्खनन किया गया था। किसका उत्खनन? बॉक्साइट का। और यहीं के कटंगी तहसील से केन का उद्गम होता है। इसका? केन का उद्गम। कौन सी तहसील? कटंगी तहसील। और दूसरा, कटनी से एसी लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव रेलवे सर्विसिंग के बड़े बड़े कारखाने भी हैं। एसी लोकोमोटिव मींस अल्टरनेटिंग करंट से जो इंजन चलते हैं,
और डीजल लोकोमोटिव दोनों यहाँ पर मौजूद है कटनी में, और कटनी से कर्क रेखा होकर के गुजरेगी। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरेगी। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है सांख्य सागर झील। बहुत इंपॉर्टेंट है ये झील, कई बार पूछी गई है। आप सभी को ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं, और ये बार बार क्वेश्चन रिकॉल होते रहते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसे ही सेम टू सेम मिल जाएंगे एग्जामों में। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, सांख्य सागर झील कहाँ स्थित है? कौन सी सागर? सांख्य सागर झील कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है शिवपुरी, खरगोन, बैतूल और उमरिया। तो सांख्य सागर झील है शिवपुरी में स्थित। कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में। तो राइट आंसर हमारा शिवपुरी होगा। और शिवपुरी में भी कहाँ स्थित है अगर ये बात कर ली जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास। किस राष्ट्रीय उद्यान के पास? माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। के पास कौन सी सागर? सांख्य सागर झील। तो आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से इसकी स्थापना 1958 में की गई। कब की गई? 1958 में। और माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक ऊंची चोटी है जिस पर जॉर्ज कैसल नामक भवन बना है। कौन सा? जॉर्ज कैसल नामक भवन। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जॉर्ज कैसल नामक भवन, कौन सा भवन? जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान की ऊंची चोटी पर बना है। और यहीं से NH3 होकर के गुजरता है, नेशनल हाईवे NH3 आगरा टू मुंबई, जो मध्य प्रदेश में 719 किलोमीटर लंबा है। तो शिवपुरी से पॉइंट आपको कवर कर लेने। सांख्य सागर जो झील है वो भी माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास है। अगर खरगोन की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मौजूद है कपास अनुसंधान संस्थान। कपास अनुसंधान संस्थान। कपास अनुसंधान संस्थान से अगर कोई पूछ ले तो खरगोन में, कहाँ पर मौजूद है? खरगोन में। और खरगोन में ये महेश्वर, खरगोन में क्या है? महेश्वर स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साड़ियों के लिए। आप सभी जानते हैं महेश्वर और चंदेरी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर किसके लिए? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये ज्यादा महिलाओं को पता होता है क्योंकि महेश्वरी और चंदेरी और सूरत वाली साड़ियां ज्यादा मार्केट में उपलब्ध होती हैं। तो महेश्वर साड़ियों के लिए पॉपुलर। यहीं पर एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? सहस्त्रधारा। कौन सा जलप्रपात है? सहस्त्रधारा। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो ये पॉइंट आपको कई बार पूछे गए हैं। नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात भी मौजूद है। कहाँ पर? खरगोन। और खरगोन से ही आप कवर कीजिएगा सबसे बड़ी एशिया प्रसिद्ध मिर्च मंडी। कौन सी मंडी? मिर्च मंडी। कई बार पूछ लिया गया है मिर्च मंडी की अगर कोई बात कर ले तो खरगोन में। कहाँ पर है? खरगोन। और मध्य प्रदेश में खरगोन में ही सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन? मूंगफली। मूंगफली अगर कोई पूछ लेना कि MP में कहाँ होती है तो मध्य प्रदेश में, और भारत में कोई पूछ ले तो गुजरात में होती है। कहाँ होती है? गुजरात में। तो आपको ये मध्य प्रदेश के खरगोन से मूंगफली को भी कवर कर लेना है। बैतूल की हम बात कर लें तो बैतूल से ध्यान रखिएगा ताप्ती नदी का उद्गम। कौन सी नदी? ताप्ती नदी, जो कई बार पढ़ाई गई है आपको। आप पिछले वीडियो को उठा करके देखें। ताप्ती नदी पढ़ा चुके हैं आपको, नर्मदा के समानांतर बहती है। एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली दूसरी बड़ी नदी है। किसके बाद? नर्मदा के बाद। तो आपको ये पॉइंट कवर करना है। बैतूल से ही ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन? ग्रेफाइट का उत्पादन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था।
आप पुराने पेपर्स उठा करके देखिएगा पीएससी के, उसमें ग्रेफाइट का उत्पादन डायरेक्टली पूछा गया था, डायरेक्ट समझ सकते हैं आप। तो बैतूल से मिलेगा ग्रेफाइट और ताप्ती नदी पत्थरखेड़ा से कोयला भी निकाला जाएगा बैतूल से ही। तो ये पॉइंट आपको कवर कर लेने। उमरिया की हम बात करें तो उमरिया जिला सबसे ज्यादा है बांधवगढ़ के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ के लिए। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान जहां पर सफेद टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सफेद टाइगर। और सफेद टाइगर आप सभी जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बांधवगढ़ में ही पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? बांधवगढ़। तो ये आपको इन सब से पॉइंट सारी कवर कर लेना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो शिवपुरी होगा। कौन सा होगा? शिवपुरी। शिवपुरी में स्थित है सांख्य सागर झील। तो आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, उस पर अगर हम बात कर लें तो ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में पाई जाती है? ह्यूमस पूछा गया है। अब भैया ह्यूमस है क्या? सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट कवर करना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा वनस्पतियां होती हैं वहां पर अगर नमी की मात्रा हो और वो वनस्पतियां वहीं पर गिरती रहें या पेड़ पौधों के पत्ते वहां पर गिरते रहे और नमी की मात्रा में वो अगर वहां पर सड़ने लगे और एक विशेष प्रकार की गंध वहां से प्रोड्यूस होने लगे तो वहां की जो मृदा होती है वहां पर ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं पर ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और उस क्षेत्र की मिट्टी को हम लोग बोल देते हैं पीट व दलदली मिट्टी। क्या बोलते हैं? पीट व दलदली मिट्टी, या फिर उसी को बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। भारत के अंदर ध्यान रखिएगा या तो पाया जाएगा पर्वतीय मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? पर्वतीय मिट्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमस, और पर्वतीय मिट्टी के बाद पाया जाएगा पीट व दलदली मिट्टी। पीट व दलदली मिट्टी। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो ह्यूमस है वो इसी में पाया जाता है, पीट व दलदली मिट्टी में। और पाया कितना जाता है? लगभग 50% तक। कितना प्रतिशत? लगभग 50%। तो हमारा जो आंसर होगा वो पीट व दलदली के साथ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा पाई जाएगी पीट व दलदली मिट्टी में। लेकिन आपको दूसरे नंबर पर ध्यान रखना है पर्वतीय मिट्टी में। बाकी की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है। और देश की जो मिट्टियां हैं उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की क्या पाई जाती है? इन तीन तत्वों की कमी पाई जाती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत की मिट्टियों में ज्यादातर इन तीन तत्वों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। दूसरा अगर हम इसी से बात कर लें, ध्यान रखिएगा पीट व दलदली जो मिट्टी है, पीट व दलदली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है सुंदरबन के डेल्टा में। कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। और ये भैया है कहाँ मौजूद? तो पश्चिम बंगाल राज्य में मौजूद है। वेस्ट बंगाल कहाँ पर मौजूद है? पश्चिम बंगाल राज्य में मौजूद। यही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा समूह है। ध्यान रखिएगा इसमें 108 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? इसी के अंदर 108 द्वीप हैं, जिसमें 54 द्वीपों पर लोग निवास करते हैं। 54 द्वीपों पर क्या रहते हैं? वहां की जनजातियां। लेकिन बाकी के द्वीपों पर कोई नहीं रहता। वहां पाए जाते मैंग्रोव वन। कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट कवर कर लेना है। देश में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। लेकिन ये डेल्टा भी 60% तो बांग्लादेश के पास है। किसके पास है? बांग्लादेश के पास। और बाकी 40% में हमारे पास है, मीन्स भारत के पास। लगभग इसका 10,000 वर्ग किलोमीटर में जो 4,000 वर्ग किलोमीटर लगभग हमारे इंडिया के पास है और 60% के आसपास बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो सुंदरबन को हम इंडियन
जियोग्राफी जब डिस्कस करेंगे ना तो आपको एक एक पॉइंट समझा देंगे, अभी कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। बशर्ते आज मध्य प्रदेश या अभी मध्य प्रदेश प्रैक्टिस में हम लोग प्रवेश किए, मध्य प्रदेश को पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश से जितने भी स्टूडेंट हैं वो कोई भी अगर एग्जाम देना चाहे एमपी का, तो एमपी अगर आएगा तो इस श्रृंखला से बनेंगे आपके कई सारे क्वेश्चन। बशर्ते श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी क्या है? स्टार्टिंग। और जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक आप वीडियो पर बने रहें, आप चेक करते रहें रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल को, कोई ना कोई वीडियो आपको डेली अपडेट मिलेगा। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में, वहीं पर सबसे ज्यादा पीट व दलदली मृदा पाई जाती है और इसी में देश में सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। और भारत की मिट्टियों में सबसे जो ज्यादा कमी है नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। बांटा किसने है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा भारत की मिट्टियों को डिवाइडेड किया गया है। ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने। राइट आंसर जो हमारा होगा पीट व दलदली मिट्टी। अगर ऑप्शन पर चले जाएं हम काली मिट्टी, तो इसको पूछा जाता है रेंगुर के नाम से, कई बार इसका नाम पूछ लिया गया रेंगुर मिट्टी। इसी को क्या बोलते हैं? रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी कौन सी है? रेंगुर मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। इसी को बोला जाता है कपासीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कपासीय मिट्टी। और कपासीय मिट्टी आप सभी जानते हैं, काली मिट्टी को ही कहा जाता है। काली मिट्टी को ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बर्टीसॉल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बर्टीसॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर जलोढ़ की हम बात कर ले, कौन सी मिट्टी की? जलोढ़ की, तो इसको जानते हैं कौप या कछारी के नाम से। कौप या कछारी हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली, हमारे देश में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है? जलोढ़ है, ये वाली जलोढ़। और हमारे देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली कौन सी मृदा है? जलोढ़ी है। कौन सी है? जलोढ़। तो आपको इसके उपनाम ध्यान रखने, कौप या कछारी के नाम से इसे जाना जाता है और इसी को जाना जाता है इसेप्टिसॉल के नाम से। किसके नाम से? इसेप्टिसॉल के नाम से भी जलोढ़ मिट्टी को ही जाना जाता है। ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने। अगर हम लाल पीली मृदा की बात कर लें, लाल पीली मृदा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, जो चावल के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? चावल के लिए उपयुक्त है। तो आपको ये कुछ पॉइंट इन सभी मिट्टियों से कवर कर दिए। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एमपी में केला अनुसंधान संस्थान, केला से पूछा गया है। आप सभी खाते होंगे इसको और भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है इससे। वजन जिनका कम है वो भी बढ़ जाता है, ध्यान रखिए केला खाने से। तो जिनका ज्यादा है वो मत खा लें। केला अनुसंधान संस्थान राइट आंसर की बात कर ले तो बुरहानपुर में स्थापित किया जाएगा, ये प्रस्तावित है। लेकिन होगा कहाँ पर? बुरहानपुर। यहीं पर सबसे ज्यादा एमपी में केला होता है, बुरहानपुर में ही मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा केला। और अगर वैसी राज्य वाइज बात कर लिया जाए तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक केले उत्पादन किया जाता है। तो केला अनुसंधान संस्थान से राइट आंसर होगा बुरहानपुर। बुरहानपुर से ही अगर हम बात करें तो शाही किला मौजूद है। कौन सा किला? शाही किला, जिसे क्या बोलते हैं? असीरगढ़ के किला के नाम से। यहीं पर नेपा नंगर पेपर मिल है। कौन सी? नेपा नंगर पेपर मिल, जो कई बार एग्जामों में पूछ ली गई है। यहीं पर मुमताज कब्र है। किसकी? मुमताज की कब्र है। आपको ये सारे पॉइंट बहुत बार कवर करवाए हैं, देखते रहिए वीडियो अंत तक। तो मुमताज कब्र भी यहीं पर है। अगर हम ऑप्शनों पर चले जाए, होशंगाबाद, होशंगाबाद में हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन किसका? हमारे एमपी का। और एमपी का ही स्वर्ग है पचमढ़ी। एमपी का स्वर्ग क्या है? पचमढ़ी। और पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा
पचमढ़ी में ही होती है। 199 से 208 सेंटीमीटर तक लगभग पानी बरसता है। तो ये सारे पॉइंट आपको पचमढ़ी से ही कवर कर लेने हैं। पचमढ़ी के पास ही एमपी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है जो 1350 मीटर ऊंचा है, और पचमढ़ी में ही पांडव गुफाएं मौजूद है। कौन सी गुफाएं? पांडव गुफाएं मौजूद है। पांडव गुफाओं को ध्यान रखिए, भगवान पांडवों के समकालीन मानी जाती है। तो पांडव गुफाएं भी कहां पर मौजूद? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी कहां मौजूद? होशंगाबाद में। और होशंगाबाद में सबसे बड़ा इटारसी जंक्शन कहां का? एमपी का। तो इटारसी जंक्शन को भी आपको कवर कर लेने हैं सारे पॉइंट। होशंगाबाद में ही सिक्योरिटी पेपर मिल, कौन सी? सिक्योरिटी पेपर मिल। और होशंगाबाद में ही तवा नदी नर्मदा नदी में मिल जाएगी। तवा नदी किस में मिल जाएगी? नर्मदा नदी में मिल जाएगी। कहां पर? होशंगाबाद में। तो ये सारे पॉइंट है। छिंदवाड़ा, अगर हम ऑप्शन पर चले जाएं छिंदवाड़ा में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और एग्रो कॉम्प्लेक्स जो कई बार पूछ लिया गया है। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित? छिंदवाड़ा। तो आपको एग्रो कॉम्प्लेक्स के लिए ध्यान रखना है। खरगोन को हम अभी अभी आपको समझा चुके हैं। खरगोन नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसको पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पश्चिमी निमाड़। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बुरहानपुर है। किला अनुसंधान संस्थान कहाँ बनेगा? बुरहानपुर में। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर है सोरिया रोबस्टा। देखिएगा ये क्या है? सोरिया रोबस्टा। ये सोरिया रोबस्टा यहां पर ऐसे लिखना था। सोरिया रोबस्टा किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? सोरिया रोबस्टा किसका वैज्ञानिक नाम है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी आपको पूछ लिए गए, तो सोरिया रोबस्टा से ध्यान रखिएगा। सोरिया रोबस्टा से साल को ध्यान रखना है। साल का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? साल का। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वन पाए जाते। दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वन किसके? दूसरे स्थान पर वन किसके? साल के पाए जाते हैं। और पहले स्थान पर अगर बात कर ले, पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर सागौन के पाए जाते। किसके पाए जाते हैं? सागौन। तो साल को आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग रेलवे स्लीपर्स में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रेलवे स्लीपर्स में किया जाता है। रेलवे स्लीपर्स समझ पा रहे हैं आप? बुधनी जैसे रेलवे स्लीपर्स बनाने का कारखाना, वहां पर साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और साल की लकड़ी थोड़ी कॉस्टली है और मध्य प्रदेश में ज्यादातर मिल जाती है। तो रेलवे स्लीपर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। साल को आप ध्यान रखिएगा। अगर बांस की बात हम लोग कर लें, तो बांस का सबसे ज्यादा प्रयोग पेपर उद्योग में करते हैं या पेपर मिल में करते हैं। पेपर मिल में सबसे ज्यादा बांस का प्रयोग करते हो। देश में लगभग 50% बांस के प्रयोग से ही कागज बनाया जाता है। 50% यूज किया जाता है कागज मिल में। किसमें किया जाता है? कागज मिल। और कागज मिल आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में कहां पर मौजूद है? एक तो नेपानगर में। कहां पर मौजूद है? नेपानगर। और दूसरी जो है वो शहडोल के अमलाई में स्थित है। एक ये निजी क्षेत्र की है, ये आपको शहडोल के अमलाई से कवर कर लेनी है पेपर मिल। और नेपानगर में भी एक पेपर मिल है। और नेपानगर कहाँ है ये भी पूछ लिया गया है। तो बुरहानपुर में। कहाँ पर है? बुरहानपुर। ये पॉइंट कई बार पूछा गया। और अमलाई शहडोल में। कहाँ पर है? शहडोल। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। बांस से अमरूद आप सभी खाते होंगे, नहीं खाते हैं तो खा लीजिएगा। अमरूद से आपको ध्यान रखना है। सागौन की अगर बात कर लें, तो हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर सागौन पाया जाता है। इसका प्रयोग इमारती वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे सोफा, बेड, अन्य सारा फर्नीचर सामान, ये सब कुछ सागौन से ही प्रयोग होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो साल है। साल का नाम है सोरिया रोबस्टा, वैज्ञानिक नाम। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। बांस का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में किया जाता है? किस जिले में होता है?
या किया जाता है? देखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में जो बांस है, बांस घास के तहत आता है। सबसे पहले तो ये बांस को क्या ध्यान रखेंगे, बांस किसके तहत आएगा, घास के तहत आता है, ना कि पेड़ के तहत। बांस किसके तहत आएगा, घास के तहत। तो आपको ये पॉइंट कुछ ध्यान रखना है, बांस किसके तहत आएगा, घास। और घास आप सभी समझ ही गए हैं, घास समझ गए ना, बांस को घास के तहत लिया गया है, तो पेड़ों को किसके तहत लिया जाएगा, वो पेड़ ही होते हैं। ठीक है, घास आप सभी जानते हैं जो जमीन में होती है घास। हमारे यहाँ पर कुछ मैदान पाए जाते हैं घास के, जैसे बुग्याल, पयार, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब कश्मीर उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं। जहाँ पर हिमालयी क्षेत्र है वहाँ आपको घास अच्छी वाली देखने के लिए मिलेगी। तो बांस सबसे पहले तो घास के तहत आता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किस में होता है, पेपर मिल में। अभी अभी आपको समझाएं किसमें प्रयोग होता है, पेपर मिल में। तो आप बांस का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में, तो हमारा जो राइट आंसर होगा बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन किया जाता है। बालाघाट आप सभी जान पा रहे हैं, बालाघाट में ही एमपी में सबसे अधिक वन है। एमपी में सबसे अधिक वन कहाँ है, वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाएंगे, बालाघाट में ही पाए जाते हैं। और बालाघाट में ही सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, क्या है, लिंगानुपात है। और बालाघाट में मलाच खंड, भरवेली और सबसे ज्यादा लोहा भी निकाला जाता है। ये सारे पॉइंट आपको कवर करवा चुके हैं। बालाघाट की बाउंड्री किस किस से लगेगी, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से शेयर होती है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से किसकी बाउंड्री लगेगी, बालाघाट की लगेगी। मंदसौर की बात करें तो यहाँ पर मंदसौर में अफीम होता है, क्या होता है, अफीम। एमपी में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन, एमपी में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन कहाँ से होगा, मंदसौर से ही होगा। और कई बार अफीम से क्वेश्चन पूछा गया है। और गांजा सबसे ज्यादा खंडवा में, कहां पर होगा, खंडवा में। तो गांजा और अफीम दोनों का जोड़ा है, भाई बहन है, समझ लीजिएगा, या भाई भाई है। अलीराजपुर की हम बात करेंगे तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा भील है। कौन सी जनजाति है, भील। अलीराजपुर और झाबुआ में सबसे ज्यादा आपको भील मिल जाएंगे, भील जनजाति। और भील जनजाति से ध्यान रखिएगा भगोरिया हाट, कौन सा, भगोरिया हाट। और इसका आयोजन होता है झाबुआ में। भगोरिया हाट का आयोजन कहाँ होगा, झाबुआ। और अलीराजपुर को ही हम लोग जानते हैं आजाद नगर के नाम से, किसके नाम से, आजाद नगर के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में झाबुआ जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। लेकिन वो आज भाबरा नामक गांव अलीराजपुर में, क्योंकि इससे एक जिला बन गया 2008 में, झाबुआ से बना था। झाबुआ से कौन सा बना, अलीराजपुर। झाबुआ से कौन सा बना, अलीराजपुर। और कब बना था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2008 में बन गया था। कब बन गया था, 2008 में। तो अब आज अलीराजपुर को आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। तो आपको अलीराजपुर ध्यान रखना है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का, आपको ये भी कवर कर लेना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बालाघाट। बांस सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा, बालाघाट में पाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। खरमौर पक्षी के लिए संरक्षित अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिएगा खरमौर पक्षी आप सभी जान पा रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया संरक्षण, खरमौर पक्षी संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण के लिए संरक्षित बनाए गए हैं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो आज क्वेश्चन पूछा गया है खरमौर पक्षी के लिए, तो खरमौर पक्षी के लिए संरक्षण कहाँ बनाया गया है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा धार में बनाया गया है। और धार में है सरदारपुर। सरदारपुर किस जिले में, धार में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरदारपुर। और अगर खरमौर पक्षी से ही बात कर लें तो सिरमौर में भी बनाया गया है इसके लिए संरक्षण। और सिरमौर कहाँ है, रतलाम में। कहाँ पर मौजूद है, रतलाम। तो सिरमौर से भी ध्यान रखना है। और धार से ध्यान रखिएगा पीथमपुर। धार से क्या ध्यान रखना है, पीथमपुर, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट। और इसी को उपाधि दे दी गई है शुष्क बंदरगाह की। किसकी, शुष्क बंदरगाह। किसके नाम से, शुष्क बंदरगाह
कौन सा? पीथमपुर। और पीथमपुर आप सभी जान पा रहे होंगे धार जिले में स्थित है, और पीथमपुर में ही सबसे ज्यादा हैवी व्हीकल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? हैवी व्हीकल्स बनाए जाते हैं। तो आपको ये सरदारपुर इसका राइट आंसर होगा। पन्ना से बात करें तो पन्ना में सबसे ज्यादा हीरा होता है। पन्ना में सबसे ज्यादा क्या होगा? हीरा। पूरे देश में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ पन्ना से किया जाता है। और हीरा अनुसंधान संस्थान भी पन्ना में ही मौजूद है। हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मौजूद है? पन्ना में ही मौजूद है। और यहीं से आपको पन्ना से ही जुगल किशोर जी का टेम्पल और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी कवर कर लेना है। पन्ना नदी पन्ना केन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? केन नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर की अगर बात करें हम सभी, तो ग्वालियर में भारत का जिब्राल्टर स्थित है, जिसे किलों का महारत्न कहा जाता है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। ग्वालियर को ही तानसेन की नगरी बोला जाता है। ग्वालियर को क्या बोला जाता है? तानसेन की नगरी। ग्वालियर आपको पढ़ा चुके हैं, कई बार पढ़ा है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल, झलकारी बाई का समाधि स्थल, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। सिंधिया वंश कहाँ निवास करता है? ग्वालियर में ही। जय विलास पैलेस कहाँ पर? ग्वालियर में ही है। तो कई सारे पॉइंट। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एकेडमी, महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित। ग्वालियर में भारत का जिब्राल्टर आप सभी जान पा रहे हैं। इसमें तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, हिंडोला, यहाँ पर हिंडोला महल आपको ये कवर करना है। हाथी फोड़ दरवाजा, इसी के अंदर 5 बड़ी बड़ी दरवाजे हैं जो कई बार पूछ लिए गए हैं। तो आपको इस ग्वालियर से भी ध्यान रखना है। सागर की अगर हम बात कर ले तो सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और यहाँ पर एरण है। एरण पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? सागर में ही है। एरण कहाँ है? सागर में। और सागर से ही ध्यान रखिएगा, सागर में सबसे जो ज्यादा प्रसिद्ध है नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? नौरादेही अभ्यारण्य भी सागर में ही मौजूद है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? यही नौरादेही है, और सागर जिले के तहत ही आएगा। सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, जो 1946 में स्थापित हुआ। तो आपको ये सारे पॉइंट कवर कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरदारपुर। सेकंड पर आगे बढ़ेंगे। जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया? जननी सुरक्षा योजना, देखिएगा सबसे पहले तो इसका संबंध जो है माताओं को, गर्भवती माताओं को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाना। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको, गर्भवती महिलाओं को कहां पर पहुंचाना? अस्पताल तक। तो आपको इसी से इसका संबंध है। जननी सुरक्षा योजना, गाड़ियां चलती है जननी सुरक्षा योजना की। कब से प्रारंभ हुई? तो 2005 है, 7 है, 9 है और 10 है। तो राइट आंसर होगा हमारा 2005। तो करेक्ट आंसर 2005 के साथ जननी सुरक्षा योजना को आप सभी ध्यान रखिएगा। और हमारी इस वीडियो श्रृंखला को आपको क्या समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर सपोर्ट करना है बशर्ते आपको समझ में आ रही है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी को अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम आपसे फिर से मिलेंगे, और अगले क्वेश्चन के साथ अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन भी लाएंगे, जो थोड़ी सा लेवल से भी आगे हो सकते हैं। थैंक यू।